अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आईकॉम पार्ट सेकंड का एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है असूल बैंककारी। असूल कहते हैं कवानीन, कायदे को, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल। और हम यहाँ पर स्टडी करेंगे असूल बैंककारी, यानी कि वो असूल, वो कवानीन, वो कायदे जिन पर बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस को सबसे पहले देख लेते हैं कि मौजूदा दौर में हर इदारा बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, इसके अलावा इंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज हैं वो बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमें बैंक और एशिया और तनोश की जो दुकानें हैं वो खुली हुई थी। तो बैंक हम की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो लॉकडाउन में भी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। एक कंट्री डिपेंड कर रहा है आप बैंक्स पर। अगर बैंक ना हो तो शायद रकम की मुंतकली की वजह से दूसरी जगह मिनटों में हो रही है वो नहीं हो सकती, वो डिले होकर रकम पहुँचेगी तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। इसके अलावा जिनकी अमानतें बैंक्स में पड़ी हुई हैं, जिनकी तमाम का निज़ाम बैंक के ज़रिए काम सर अंजाम दे रहा है, वो अपने वक्त पर पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो बैंकों को बंद नहीं किया गया, इसके अलावा बाकी हर सेक्टर बंद रहा। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि बैंक्स कैसे काम करते हैं, वो कौन से असूल हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिनके तहत एक बैंक काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा बाब नंबर अव्वल है, यानी कि जो बाब अव्वल है उसमें हमें उसका टाइटल है बैंक की इब्तिदा और तारीफ। कि बैंक की इब्तिदा कहाँ से हुई, सबसे पहले हमने ये देखना है कि बैंक कहाँ से जो फार्मेशन है जो आज की शक्ल में मौजूद है हमारे सामने, ये पहले क्या था, जब बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे था, ये उस वक्त क्या था, इसकी इब्तिदा किस तरह से हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये फार्मेशन करके हमारे सामने आज मौजूदा शक्ल में आया है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह यहाँ पर पहुँचा। तो किसी भी चीज़ के मुतल्लिक आप जब जानना चाहते हैं उसकी तारीख को, उसकी हिस्ट्री को, तो हम शुरू करते हैं उसके नाम से, यानी कि उस चीज़ के नाम से कि सबसे पहले नाम कहाँ से अख़ज़ हुआ। तो बैंक की इब्तिदा वाले टॉपिक को हम देखते हैं कि बैंक की माख़ज़ात क्या हैं, यानी कि जिन अल्फाज से ये बैंक का लफ्ज़ अख़ज़ किया गया है वो क्या है। तो इसके मतलब तीन मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं हमारे पास। अतालवी ज़ुबान, पहला जो नज़रिया है वो ये है कि अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बेंची से माखूज़ है और इसका मतलब होता है बेंच। अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बेंची से माखूज़ है जिसका मतलब है बेंच। तो कहा जाता है कि क़ुरून वस्ता में, यानी कि जो मिडल एज थी 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के दरमियान, यानी 5वीं सदी से 15वीं सदी के दरमियान, तो यहूदी सौदागर बेंचों पर बैठकर अपना कारोबार करते और अगर किसी सौदागर को नुकसान हो जाता या लॉस हो जाता उसे, तो दूसरे सौदागर उसका बेंच था जो तोड़ देते थे, तो वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो जाता था। तो पहला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो ये है कि पहला नज़रिया अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंकों से माखूज़ है और इसका मतलब क्या है, बेंच। दूसरा नज़रिया इसके बारे में हमें जो मिलता है वो ये है कि फ्रांसीसी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बैंकस से माखूज़ है, इसका मतलब भी बेंच ही है। यानी कि इन दोनों नज़रियात में हम मुमासलत कह सकते हैं कि ये दोनों नज़रियात एक जैसे ही हैं। फिर आ जाता है तीसरा नज़रिया कि जर्मन ज़ुबान के लफ्ज़ बैग से माखूज़ है। बैग का मतलब होता है ढेर, किसी चीज़ का ज़हीरा, ढेर या ज़हीरा। तो ये बैग या बैग से माखूज़ है जिसका मतलब क्या है, ढेर या ज़हीरा। जब जर्मन इटली पर काबज़ हुआ तो उन्होंने लफ्ज़ बैग को बैंको बना लिया, यानी कि यही बैग लफ्ज़ बैंको बना अतालवी ज़ुबान के अंदर। और फिर क्या हुआ, आगे उसकी मौजूदा शक्ल बैंक में तब्दील हुई। तो इंग्लिश में इसे बैंक कहा जाता है, उर्दू में इसके मतलब इसको हम इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके साथ इस तरह भी बैंक लिख सकते हैं। तो ये बैंक हमारे पास जो इसके लफ्ज़ी तलफ़्फ़ुज़ात थे वो कहाँ से आए, इसके जो हरूफ थे वो हमने देखे कि इसके जो माख़ज़ात थे बैंक के वो हमारे पास कहाँ से आए। तीन मुख्तलिफ नज़रियात हमने डिस्कस किए कि पहले नंबर पर यह है कि अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंकों से माखूज़ है या बेंची से, जिसका मतलब क्या होता है, बेंच होता है। दूसरा नज़रिया जो हमारे पास मौजूद था कि फ्रांसीसी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बैंकस से माखूज़ है और इसका मतलब भी बेंच ही होता है। और जर्मन ज़ुबान के लफ्ज़ बैग से माखूज़ है जिसका मतलब ढेर या ज़हीरा है। ये भी इसी तरह के क़ुरून वस्ता के दौरान जब यहूदी सौदागर बेंचों पर बैठकर करेंसी के ढेर लगाकर कारोबार करते थे, और उसी स्टोरी के तहत हमें ये मिलता है कि वो जब जहाँ पर वो बैठते थे, जहाँ पर वो अपना स्टाफ करते थे, तो उससे उन्होंने बैंक कहना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास इस लफ्ज़ के नज़रियात थे। अब हम आगे देखते हैं बैंक की जो इब्तिदा हुई है ये किस तरह से हुई है। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि बैंक
शक्ल में हमारे पास आया वो किस तरह से आया। बैंक के मकसद को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि बैंक की इब्तिदा, तरक्की और इर्तिका, यानी कि जब इसकी इब्तिदा हुई तो उस वक्त किस तरह का था, इसकी जो इवेल्युएशन हुई और डेवलपमेंट होता हुआ हम तक पहुँचा है बैंक आज मौजूदा शक्ल में, तो वो देखते हैं कि इसमें किस तरह से पहुँचा। सबसे पहले ज़माना कदीम में ज़र की हिफाजत हमारे पास जो पहला पॉइंट दिया गया है। तो ज़माना कदीम में हुकूमतें कमज़ोर हुआ करती थी, डाकुओं का जोर था, तो लोग अपने पास पैसे रखने से गुरेज करते थे और जिनके पास ज़ायद रकम होती थी वो क्या करते थे, उसको कहीं पर दफन कर देते और ज़रूरत पड़ने पर आहिस्ता आहिस्ता उसको निकाल कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी उनके पास कोई शोटी नहीं थी कि उनकी जो रकूम है वो महफूज रहेंगी। तो रकम की हिफाजत के सिलसिले में 3 लोग सामने जो आए वो थे, एक सौदागर, साहूकार और सुनार। सौदागर मर्चेंट्स थे, लोग इन पर एतबार करते थे। साहूकार मनी लैंडर्स थे जो कि दूसरों को कर्ज देते थे। और तीसरे नंबर पर सुनार था। सुनार क्या थे कि उनके पास क्योंकि सोना हुआ करता था वाफिर मिकदार में, तो उन्होंने अपने ज़ाती तौर पर मुहाफ़िज़ रखे होते थे जो उनके घर की या उनके जो शॉप थी उसकी हिफाजत किया करते थे। लोग इनके पास अपनी इमानतें जमा करवा देते थे। तो सौदागर जो थे वो क्या करते थे, लोगों से पैसे वसूल करते, क्योंकि इनका ताल्लुक, इनका नेटवर्क बड़ा था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक इनके जो ताल्लुकात थे। तो अगर कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता रकम लेकर, तो वो यहाँ पर एक सौदागर को पैसे देता और सौदागर उसे एक खत लिख कर देता कि फ़लाँ जगह जाकर तुम मेरे इस रिश्तेदार को या मेरे इस दोस्त को खत दोगे तो वो तुम्हें रकम अदा कर देगा। तो इस तरह साहूकार जो था हमारे पास मनी लैंडर्स, वो क्या करते, लोगों को रकम कर्जा याद की सूरत में देते थे और उस पर वो रकम का टैक्स यानी कि सूद वसूल करते। उसके बाद सुनार था। सुनार हिफाजत करने के जुमले में उनसे कुछ रकम वसूल करता कि मैं आपकी चीज़ की हिफाजत करूँगा और जब आपको जरूरत पड़े तो आप लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से सुनार ने भी अहम जो था वो रोल अदा किया बैंक की इब्तिदा में। तो उसके बाद है सूद की इब्तिदा। जब सुनार और साहूकार लोगों ने देखा कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी मानतें ले जाते हैं और एक लंबे अरसे तक वो वसूल करने के लिए वापस नहीं आते, तो साहूकार ने लोगों के पास, इनके पास वाफिर मिकदार में रकम मौजूद थी, उनके पास जाना शुरू किया और उनसे रकम लेना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, यानी कि कम शरह सूद पर थोड़े उनको देता। और जब वो किसी दूसरे शख्स को कर्ज देता तो उससे कहता कि मैं तुमसे ज़्यादा शरह पर सूद लूँगा, जिस शरह पर उसने खरीदा था, रोज़गार लेकर आया था, उससे ज़्यादा शरह पर देता। तो इस तरह से सूद की इब्तिदा हो गई कि कम शरह पर पैसे लेना और ज़्यादा शरह सूद पर आगे देना। तो ये साहूकार ने किया, तो जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने किया। तो इसमें क्या था कि अमानतें वसूल करना और कर्जा जारी देना। उसके बाद है बैंक नोट और एतबारी दर। जब क्या हुआ कि लोग ने सुनार के पास अपनी अमानतें रखना शुरू कर दी, तो सुनार ने उन्हें एक रसीद बनाकर, एक चिट बनाकर, जिस पर वो अपनी मोहर लगाता कि ये हाँ वाक़यातन आपके पैसे मेरे पास मौजूद हैं, और उस शख्स को दे देता कि जब तुम मेरे पास आओगे तो ये रसीद दिखाना और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो वो जो कागज़ की रसीद थी वो गर्दिश करने लगी इर्द गिर्द। अगर जिस शख्स ने अमानत सुनार के पास रखवाई हुई थी वो क्या करता कि किसी दूसरे शख्स से कोई चीज़ खरीदता है तो बजाय सुनार के पास जाकर सोना लेने के और वापस आकर उस दुकानदार को देने के, वो उसे सिर्फ रसीद पकड़ा देता कि फलां शख्स के पास, फलां सुनार के पास मेरा सोना पड़ा हुआ है, तुम जाकर ले लेना। तो इस तरह से लोगों ने उन रसीदों पर एतबार करना शुरू किया और वो रसीदें गर्दिश करने लगी और सोना किसके पास महफूज था, सुनार के पास। तो इस तरह से वजूद में आया एतबारी ज़र और बैंक नोट भी आज हमारे पास जो आपके पास मौजूद होंगे उसके ऊपर लिखा होता है कि हामिल खज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये भी एक रसीद है जो किसने इशू की हुई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू की है और इसके पीछे में उन्होंने सोना रखा हुआ है उसकी वैल्यू का। तो आगे हमारे पास तहलीक ज़र। जब लोग सुनार पर मुकम्मल एतबार करने लगे तो अब सुनार लोगों ने देखा कि लोग तो हमारी जारी करदा रसीदों पर एतबार करके वो कारोबार कर रहे हैं और सोना तो हमारे पास महफूज है। तो उन्होंने फिर क्या किया, ज़र को तहरीक कर दिया, कागजी तौर पर या एतबारी तौर पर तहरीक होने लगा। फिर चेकों की इब्तिदा। अब जिन लोगों ने अपने अमानतें सुनार के पास, साहूकार के पास रखवाई हुई थी अमानतें, वो क्या करते कि बजाय खुद जाने के किसी दूसरे बंदे के हाथ एक खत लिख कर दे देते कि तुम फलां शख्स या फलां सुनार के पास जाकर मेरा खत उसे देना, और वो एक तहरीरी हुक्मनामा होता था कि मेरे पैसे इस शख्स के हवाले कर दो, यानी कि जो हामिल है, यानी कि बेरियर जिसके पास वो खत मौजूद होगा।
تو اس طرح سے چیکوں کی ابتدا ہوئی جو تھے خود کی بنا پر۔ آگے ہمارے پاس بینکاری کا باقاعدہ آغاز۔ شروع میں سونار کو کیا تھی، اس کاروبار میں اجارہ داری حاصل تھی اور وہ زیادہ منافع کماتا تھا، تو پھر کیا کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف رغبت اختیار کی، اس کاروبار کی طرف، کیونکہ ان کا مقصد ایک تھا، تو سارے لوگ متحد ہو کر یعنی کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن بنا کر یہ کاروبار کرنے لگے۔ تو اس وقت بینک کا نام ظاہر ہوا، یعنی کہ بینک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اس وقت۔ پھر ہے چیک بک کا اجرا اور حساب گھر کہ 18ویں صدی عیسوی میں بینک آف انگلینڈ مرض وجود میں آیا، تو انہوں نے باقاعدہ چیک بکس ایشو کی، جو کہ ایک طرح کی رسیدیں تھی، اور ان پر جس بندے نے امانت رکھوائی ہوتی تھی بینک میں، وہ سائن کرتا اور اس پر رقم لکھ کر بینک کے حوالے کرتا، تو وہ اسے دے دیتے واپس رقم۔ تو اس طرح سے چیک بک کا اجرا ہوا۔ اور حساب گھر سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے میں، ایک شہر کے دوسرے شہر میں اگر کوئی پیسے دینا چاہتا ہے، مختلف برانچز اوپن کی گئی، اپنی امانت کو وصول کرنا چاہتا ہے، تو وہ چیک جو ہے اسی برانچ میں واپس آ جائے جس میں سے وہ ایشو کیا گیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے حساب گھر، اور یہ بھی کہاں سے شروع ہوا، بینک آف انگلینڈ سے شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں انہوں نے کیا کیا، قانونی ضابطے بنائے، بینکنگ سسٹم کے متعلق قوانین کو بنایا گیا، جن کی خلاف ورزی پر سزا بھی رکھی گئی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اسلامی بینکاری ہے۔ اسلامی بینکاری میں آپ یاد رکھیں کہ اسلامی بینکاری سود سے پاک بینکاری ہے۔ اگر اس میں سود کا عنصر ہو کسی بینکاری کے اندر، تو وہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اسلامی بینکاری کا جو کام شروع کیا گیا وہ جولائی 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع کیا گیا، اور اس کو نافذ کیا گیا جنوری 1981 میں۔ اسلامی بینکاری کے مطابق نظام کو ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت، اور جو ہماری شریعت فیکلٹی ہے اس نے اس باسود کو مکمل طور پر غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اس اسلامی بینکاری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سود سے پاک بینکاری کرتے ہیں۔ ہم اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، جن کو ضرورت مند ہوتے ہیں، لوگ جن کو قرض کی ضرورت ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، اور بینک انہیں وہ چیز خرید کر دیتا ہے، نہ کہ انہیں پیسے دیتا ہے کہ آپ جاؤ اور مجھے 1 لاکھ روپے لے جاؤ اور مجھے 1,20,000 دے جانا۔ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بینک اسلامی بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو اگر پیسے سے آپ نے کار خریدنی تھی، تو وہ آپ کو کار خرید کر دیں گے، وہ کار کا اصل مالک بینک ہوگا، آپ اس بینک کار پر رینٹ ادا کریں گے۔ آپ کا اور کسٹمر کا جو ریلیشن ہے وہ مالک اور کرایہ دار کا ہوگا، نہ کہ قرض خواہ اور مقروض کا ہوگا۔ تو اس طرح سے سود کے بغیر بینکاری کو عمل میں لایا گیا اسلامی بینکاری کے ذریعے۔ تو یہ ہماری بینک کی ابتدا، ترقی اور ارتقا تھا کہ موجودہ دور میں جو بینک ہے ہمارے پاس، وہ کس طرح سے وجود میں آئے، قوانین و ضوابط ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم نظر دوڑا لیتے ہیں تمام پر کہ زمانہ قدیم میں زر کی حفاظت کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے زر کو چھپا دیتے تھے، اور کچھ بعد میں انہیں کچھ زر ضائع بھی کرنا پڑ جاتا تھا اور واپس بھی نہیں ملتا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی نے انہیں دیکھ لیا اور وہ زر وہاں سے ان کا چوری بھی ہو گیا۔ تو اس میں زر کی حفاظت میں سوداگر، ساہوکار اور سونار نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ سود کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ لمبے عرصے تک یہاں پر اپنی امانتیں رکھ لیتے ہیں اور واپس نہیں آتے، تو انہوں نے قرضہ جات دینے شروع کر دیے، اور تھوڑی رقم دے کر زیادہ رقم وصول کرنی شروع کی، تو اسے سود کی ابتدا ہوئی۔ بینک نوٹ اور اعتباری زر جب سونار کے پاس لوگ جو اس کی جاری کردہ رسیدوں پر کاروبار کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے، تو اس طرح سے اعتباری زر وجود میں آ گیا۔ تحریک زر میں یہ تھا، سونار جو لوگوں نے سونار پر مکمل اعتبار کرنا شروع کر لیا، تو وہ اس کی جاری کردہ رسیدوں پر اعتبار کر کے کام کرنے لگے۔ تو اسی طرح اللہ کی تحریک ہوگی۔ چیکوں کی ابتدا جب لوگ سونار سے یا ساہوکار سے اس کے پاس اپنی امانتوں کو وصول کرنے کے لیے جاتے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ خود نہ جائیں، کسی اور بندے کو تحریری حکم نامہ دے کر بھیجیں سونار کے پاس کہ میری رقم اس بندے کو ادا کر دو۔ تو اس طرح سے چیکوں کی ابتدا مرض وجود میں آئی۔ بینکاری کا باقاعدہ آغاز اس طرح ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ سونار کو اس کاروبار میں اجارہ داری حاصل ہے اور وہ زیادہ منافع کما رہے ہیں، تو وہ اس کی طرف راغب ہوئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں نے مل کر کام کرنا جب شروع کیا، تو وہ بینک کی شکل اختیار کر گیا۔ چیک بک کا اجرا اور حساب گھر 18ویں صدی عیسوی میں بینک آف انگلینڈ مرض وجود میں آیا، اور انہوں نے لوگوں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے ایک نوٹ بک ایشو کی، جسے ہم چیک بک کہتے ہیں۔ اور حساب گھر، اگر چیک بک اگر وہ چیک کسی شہر کے دوسرے کونے میں بھی چلا گیا ہے، تو اس کو دوبارہ اسی برانچ میں لانے کے لیے جو ایک بنایا گیا، ایک ادارہ بنایا گیا، اسے حساب گھر کہتے ہیں۔ قانونی ضابطے اس کے بعد 18ویں صدی عیسوی کے بعد جب بینک کام کرنے لگا بینک آف انگلینڈ، تو 19ویں صدی میں اس کے متعلق قوانین و ضوابط بنائے گئے، اور جو آج بھی عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی بینکاری ہے، ملک کے اندر سود سے پاک بینکاری کو اسلامی بینکاری کہا جاتا ہے۔
نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بینک کی تعریف کے بارے میں اور اس کے متعلق جو بینک کی اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.